हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी एकेडमी वन। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का अध्ययन नहीं किया है तो पहले प्रश्नावली 4.2 के पार्ट 1 का अध्ययन जरूर कर लें, तभी इस वाली वीडियो को तभी देखें। ठीक है, क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने गुणनखंड करने सिखाए हैं और नीचे वाले क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस नीचे के क्वेश्चन में जो है गुणनखंड का काफ़ी रोल रहेगा, तो प्रश्न नंबर 1 का अध्ययन जरूर करके आए क्लास में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखो, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1, ये पेज नंबर 80 पर, आपकी बुक में पेज नंबर 80 पर उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो पहला उदाहरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, तो इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैंने गुणनखंड करने बताए थे, ठीक, कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। अब जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो जो भी यहाँ पर अचर पद लिखा हुआ होता है उसकी क्या कर देते हैं, उसी के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जो चिन्ह यहाँ पर होता है, जैसे प्लस का चिन्ह, तो जोड़ने पर जो एक्स का गुणांक वो आ जाए, 45 आ जाए। ठीक है, तो 324 कैसे गुणनखंड करेंगे? तो गुणनखंड करने आपको आते होंगे, इस तरीके से लिखकर गुणनखंड कर लेंगे। पहले 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। उसके बाद 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। उसके बाद 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1। अब इन गुणनखंड के हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनका जोड़ने पर क्या आ जाए? 45 आ जाए। तो देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, इन गुणनखंड को लेकर क्या बना? 36। और 3 तिया कितना बन गया? 9। ठीक, तो आप 36 की 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 324, और 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 45। तो ये इसके गुणनखंड। ये आपको जो इनका कॉम्बिनेशन होता है गुणनखंड का वो बनाना आना चाहिए, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो जितने आप ज़्यादा गुणनखंड के क्वेश्चन करोगे उतने ही आप इनके कॉम्बिनेशन को बनाना सीखोगे। ठीक है, तो अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनको 45 की जगह पर रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पर रखेंगे 36 प्लस के 9। ठीक है, और इंटू में ये वाला एक्स और प्लस में 324 बराबर में क्या? 0। अब इस माइनस की और इस एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x, क्योंकि माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, 9x और प्लस के 324 और बराबर कितना आ जाएगा? 0। फिर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x, और माइनस के यहाँ पर कितना बचेगा? 36। ठीक है, और माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? तो 9 कॉमन आएगा, क्योंकि 324 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 9। तो 9 यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो देखो यहाँ पर तो x बच जाएगा, और माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 324 को लिखेंगे 36 गुणा 9, तो 9 यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा, 36। ठीक, बराबर में कितना? 0। और मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड में ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए? एक जैसे। तो हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए हैं, तो इनको एक बार लिख देंगे। तो एक्स माइनस के क्या आ जाएगा? 36, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ एक्स और माइनस 9 इसको लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में 0। उसके बाद x माइनस 36 को, मतलब जो ये गुणनखंड है ये वाला, ठीक, इसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 36 यानी 36। ठीक, दूसरी बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 9 बराबर क्या? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ठीक, तो ये हमारे पास मूल आ गए निकल कर, x के मान आ गए दोनों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका उदाहरण नंबर 1 जो पेज नंबर 80 है उसी पर दिया हुआ है ये भी। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। अब यहाँ पर 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर क्या आ जाए? 55 आ जाए। ठीक, तो 750 के गुणनखंड कर लो तो 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। उसके बाद देखो 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दो तो 15 पंजे 75, और फिर 5 से काट दो तो कितना आएगा? 3, और उसके बाद 3 ऐसे ही। ठीक, तो जो हमारे गुणनखंड आए इनमें आप कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जो जोड़ने पर क्या आ जाए? 55। तो कॉम्बिनेशन आपको बनाना कैसे आएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब देखो 2 पंजे कितना? 10, और
देखो गुणनखंड इसके पहले हम लिख लेते हैं सही करके, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 5 पंजे कितना हुआ यहाँ पर 25, और 2 तिया 6, 6 पंजे कितना हो गया 30, ठीक है। तो 30 और 25 देखो इनकी आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा 750, और 30 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 55, तो मिल गए हम गुणनखंड। तो लिख देंगे इसके 55 की जगह पर इनको, तो आ जाएगा 30 प्लस के कितना 25 और इंटू में एक्स प्लस के 750 बराबर 0। इसके बाद माइनस के अंदर गुणा एक्स के अंदर गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस प्लस माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर में कितना, बराबर में 0। दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे x, तो आ जाएगा x माइनस के 30, और यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस 25 कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास x और माइनस। अब देखो जो 750 था इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणा 25, तो यहाँ से 25 हमने बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा यहाँ से 30, तो x माइनस 30 बराबर 0। दोनों फैक्टर एक जैसे हो गए, एक बार लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस के 25 को, ठीक। बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम जब x माइनस 30 को 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। और जब हम x माइनस 25 को 0 के बराबर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर में जाके ये प्लस का हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, ठीक है। एक x बराबर 30 और दूसरा x बराबर 25, ठीक है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 1, और क्वेश्चन इस प्रश्नावली का था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग तो कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं, माना एक संख्या कितनी है x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी। अब देखो, अब मैंने कहा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है, दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ समझाने के हिसाब से, ठीक। दो संख्याओं को योग करने पे जोड़ने पे कितना आता है 10। अगर इनमें एक संख्या जो हो वो मैंने बोल दी कि 4 है, कितनी है एक संख्या 4 है, तब मैं आपसे कहूँ दूसरी संख्या बताओ, तो देखो एक संख्या 4 है और दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे, इस 10 में से इस 4 को घटा देंगे, भाई जितना योग हो उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 10 में से 4 को घटाएंगे कितना 6, तो आप झट से बता दोगे कि दूसरी संख्या कितनी आएगी 6, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर योग कितना दिया हुआ 27, एक संख्या कितनी है x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो जो योग दिया हुआ है उसमें से पहली वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस x, इस तरीके से, ठीक है। अब उसने कहा इनका गुणनफल कितना है 182, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। अब गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा कर दो, तो 27 माइनस एक्स की गुणा कर देंगे किससे x से, तो बराबर में कितना 182, ठीक। x की अंदर गुणा करेंगे तो 27 से करेंगे कितना आ जाएगा 27x, माइनस x की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। देखो जो गुणा करने का प्रोसेस है ना, ये हम प्रश्नावली 4.1 में कर चुके हैं, तो प्रश्नावली 4.1 को देख सकते हो अगर आपको गुणा करनी नहीं आती है तो, ठीक है। उसमें मैंने ब्रैकेट से गुणा करनी बताई है, x की एक ब्रैकेट से गुणा करनी बताई है, ठीक है। तो आप प्रश्नावली 4.1 को देख सकते हो अगर आपकी समझ में नहीं आता गुणा करना तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा है माइनस का, तो जब माइनस का तो प्लस का कब होगा, जब हम इसको उठाकर बराबर में ले जाएंगे, तो बराबर में ले जाएंगे और इसको भी मतलब इधर जो भी लिखा हुआ है इसको हम बराबर में ले जाएंगे इधर की साइड, ठीक। तो इधर क्या बचेगा 0 और बराबर इधर 182 और 27x प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 27x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सही करके लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल एक्स वाली टर्म और उसके बाद अचर पद 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड जो जोड़ने पर कितना आ जाए 27, तो 182 के ऐसे गुणनखंड होते हैं 13 और 14, तो 13 और 14 को हम 27 की जगह पर लिख देंगे 13 प्लस के कितना 14, ठीक है, इंटू में x और प्लस के 182 बराबर में कितना आ जाएगा 0, माइनस की x के अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 14x और प्लस के 182 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब देखो दोनों में से कॉमन निकालेंगे यहाँ से x, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 बच जाएगा
और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 14 को माइनस के 14 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस के 13 और बराबर में कितना 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक बार लिखेंगे x माइनस 13 और तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस कितना बच जाएगा 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 को जब 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और जब हम x माइनस 14 को 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 14। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आई और दोनों ही ये यहाँ पर दोनों ही वैल्यूएबल है, ठीक है, यानी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब जब हम x की वैल्यू 13 लेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर तो एक संख्या तो कितनी आ जाएगी 13 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 14, तो एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और जब हम x की वैल्यू को क्या लेंगे 14 लेंगे, क्या लेंगे x की वैल्यू को क्या लेंगे 14 लेंगे, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू को क्या लेंगे 14 तो एक संख्या तो कितनी आ जाएगी 14 और 27 में से जैसे ही हम यहाँ 14 रखेंगे तो 14 घटाएंगे कितना आ जाएगी 13। तो अगर तो एक संख्या 13 हो तो दूसरी कितनी होगी 14, एक संख्या 14 होगी दूसरी कितनी होगी 13, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में मैंने प्रश्नावली 4.1 में बताया था क्या कि जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक वे होते हैं जो प्लस के हों, क्रमागत जो क्रम से लिखे हुए हों और पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या लिखी हुई हो, ठीक, जैसे 1 2 3 4 ये संख्या होती है, इनके बीच में देखो ये क्रमागत से लिखे हुए हैं, हर एक के बीच में एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक एक जोड़ का बनाया गया है इनको। तो मान लेंगे भाई, माना एक धनात्मक पूर्णांक, मान लिया हमने एक धनात्मक पूर्णांक कितना x, ठीक है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो देखो अभी मैंने आपको बताया एक एक जोड़ का बनाते हैं, तो भाई एक x तो नेक्स्ट वाला इससे एक ज़्यादा होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमेशा एक प्लस होता है, जैसे एक में एक प्लस करा 2 बना, 2 में एक प्लस करा 3 बना, 3 में एक प्लस करा 4 बना। इसी तरीके से जो हमने पूर्णांक माना वो कितना x, तो x अगला वाला क्या होगा x में प्लस कर देंगे 1। समझ में आ रहा है। अब इसने कहा इनके वर्गों का योग, तो भाई x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इनका योग, योग का मतलब प्लस कर देंगे इनको, ये कितना दिया हुआ 365 365, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो फॉर्मूले सारे मैंने ये प्रश्नावली 4.1 में लिखवाए हैं, ठीक। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो प्रश्नावली 4.1 की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए, मल्टीप्लाई करनी बताई है, ठीक। तो उस प्रश्नावली को पहले जरूर देखें, बाद में इस प्रश्नावली को देखें। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 2a भी होता है तो 2a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 1 और बराबर 365, ठीक। अब एक एक्स स्क्वायर तो ये वाला, एक एक्स स्क्वायर ये वाला जोड़कर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। फिर ये 2 की x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर की गुणा कर लो वही नंबर आता है, और प्लस में 1 और इस 365 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 365 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही, प्लस के 2x ऐसे ही, ठीक। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है तो यहाँ से माइनस का 364 बच जाएगा और बराबर में कितना 0। अब सभी के सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से भाग कर दो, तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 2 से आप भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा x और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 182, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अभी 182 के गुणनखंड बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो 182 के गुणनखंड होते 13 और 14, ठीक। तो 13 और 14 गुणनखंड हो जाएंगे तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लोगे मुझे उम्मीद है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व होता तो भी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर हो जाता है तो क्या आंसर आता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसका कोई एक क्या होता है आधार। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, हम जो त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8 इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो का लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्रश्नावली 8 को भी तैयार कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया ABC। तो
अब इसमें क्या होता है, एक तो आधार होता है, मान लिया ये वाला आधार, आप इसको भी मान सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं नीचे वाला ही मानो, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है उनमें एक आधार होता है, ये क्या होता है, लंब। और हमेशा ही समकोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं, ठीक है। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और आधार को बेस बोलते हैं, ठीक। तो कर्ण की वैल्यू तो उसने 13 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि ऊंचाई जो हो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, तो किससे कम हो, 7 सेंटीमीटर से। अब अगर हमें आधार का पता होता, मैं कह देता मान लो आधार आपका 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो आप तुरंत इसकी ऊंचाई बता देते कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब आधार 10 है तो ऊंचाई 7 कम हो, तो ऊंचाई 7 कम हो तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, यही तो कहोगे, क्योंकि आधार 10 है और आधार से कितनी कम हो, 7 कम हो, तो आधार मतलब 10 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मैंने समझाने के हिसाब से बताया, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि 10 कहाँ से आया है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से बताया है, क्लियर। अब देखो, तो यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आधार हमको मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे, माना जो आधार है वो हम मान लेते हैं कितना, x है। समझ में आ गई बात, हमने आधार x क्यों मानना है, क्योंकि आधार का पता होगा तभी तो हम ऊंचाई का पता निकाल पाएंगे, ठीक है। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी बताओ, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब आधार x है तो आधार x से कम है ना, ये 7 कम, तो हमने x में से 7 कम कर दिया, घटा दिया, इतने सेंटीमीटर हो गई, क्लियर। अब उसने कहा कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13, तो अन्य दो भुजाएं निकालो। तो हमने देखो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका अध्ययन आप जरूर कर लें, चैप्टर नंबर 8 का पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, प्लस में क्या, ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कितना दिया हुआ, 13, तो 13 का वर्ग लिख देंगे बराबर आधार कितना है x, तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस ऊंचाई कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस, पहले यहाँ 13 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उसकी उसी से गुणा कर देते हैं, तो 13 की 13 से गुणा करेंगे 169 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बी की जगह पर 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, क्योंकि 7 की 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 गुणा एक्स गुणा कितना हो जाएगा 7। अब 169 तो इधर ऐसे ही बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। और 7 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस के 14x, और ये वाला 49 बाद में लिख देंगे, मतलब हमने इसको x की घटती हुई पावर में लिख दिया, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर बिना पावर का। अब 169 को इधर लेके आएंगे बराबर से, तो माइनस का आएगा, तो इधर 0 बच जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस में 169, ऐसा बच जाएगा ये। अब 169 में से 149 घटाओ, वो सॉरी 49 घटाओ तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये तो ऐसे ही 169 में से 49 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 120 माइनस के बराबर में कितना, 0। अब फिर से देखो सभी के सभी टर्म 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करने पर क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना 7x और माइनस 2 से यहाँ पर भाग करेंगे कितना आ जाएगा 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, तो 60 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 7 आ जाए क्या होते हैं 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 होते हैं और 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 7, ठीक है। तो मैंने गुणनखंड बता दिए हैं, सॉल्यूशन करके इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं होता है तो भी बताओगे, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, तो किसकी संख्या के, बर्तनों की संख्या के, तो मानना क्या पड़ेगा यहाँ पर हमें, बर्तनों की संख्या, क्योंकि बर्तनों की संख्या पता चल जाएगी तो उसका दुगना करके 3 जोड़ देंगे तो नग की संख्या आ जाएगी, यहाँ से नग की निर्माण लागत आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, तो क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, माना बर्तनों की
संख्या, तो बर्तनों की संख्या मैंने मान ली कितनी x है, तब जो नग है इसकी नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी बताओ। तो नग की निर्माण लागत, ये बर्तन की संख्या का दुगुना, तो बर्तन की संख्या कितनी है x, इसका दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x, समझ में आ रहा है। और इससे भी 3 ज़्यादा है, 3 बर्तन की संख्या से भी कितनी दुगने से भी 3 ज़्यादा थे, यानी 3 प्लस कर देंगे, 2x + 3 हो जाएगी नग की निर्माण लागत। अब उसने कहा उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कितनी 90। अब देखो सपोज करो, देखो समझने के हिसाब से मैंने मान लिया कि उस दिन एक बर्तन का निर्माण किया गया, कितने बर्तन का, एक, तब नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी हो जाएगी, तो इसके दुगने से, तो एक का दुगना कितना होगा 2, और दुगने से भी 3 ज़्यादा, तो 3 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना 5, तो यानी कि बर्तन की जो निर्माण लागत है वो कितनी है 5, एक बर्तन का निर्माण हो रहा है, और नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी है 5, तो मैं कहूँ उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 5 की 1 से गुणा कर दोगे ना, तो 5 की जब 1 से गुणा करोगे कितना, यानी 5 उस दिन की कुल निर्माण लागत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जो नग की निर्माण लागत है वो कितनी है 2x + 3, और बर्तन की संख्या कितनी है x, तो अगर हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो इस दिन की कुल निर्माण लागत आ जाएगी 90 रुपये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार दोनों की क्या कर देंगे गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो 2x + 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा उस दिन की निर्माण लागत, यानी 90 रुपये आ जाएगी, ठीक है। x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x², और प्लस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और बराबर में कितना 90, ठीक है। इसको इधर उठा के लेके आएंगे 90 को बराबर से इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x² प्लस के कितना 3x, और माइनस के कितना आ जाएगा 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x² का कुछ गुणांक दे रखा, तो मैंने बताया था जब भी x² का कोई गुणांक होता तो पहले उसकी गुणा करनी होती है अचर पद से, तो 90 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर कितना आए 3, 180 के ऐसे गुणनखंड तो करके देख लेते हैं। तो वैसे मैं देखो आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कितने 15 × 12 होंगे, वीडियो लंबी ना हो ताकि, तो 15 गुना क्या हो जाएंगे 12, 15 की 12 से गुणा करोगे 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर भी मतलब गुणनखंड आपको पता चल चुके हैं 15 और 12, ठीक है। और गुणनखंड करना हम इस सब पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में सीख चुके हैं, ठीक। तो अब आप इसके गुणनखंड करके इसको आगे सॉल्व करके जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजोगे, ठीक है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों और सभी को थैंक्स फॉर मतलब वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके जानकार हैं जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनके साथ सभी के साथ शेयर करें। और 10th क्लास का मैथ पढ़ने के लिए, कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। धन्यवाद।